हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक की कंप्लीट सीरीज़। तो आज हम पढ़ेंगे सीजोफ्रेनिया और हमने पूरा डिटेल टॉपिक बनाया हुआ है आज सीजोफ्रेनिया का। चाहे आप एकेडमिक्स एग्ज़ाम दो या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, नॉरसेट दो, कुछ भी दे लो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो नर्सिंग का, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इस टाइप से मैंने आज सीजोफ्रेनिया का पूरा टॉपिक बनाया हुआ है और आप एंड तक पूरा देखना। इसमें मैंने आज क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो आई होप कि आप लोग टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर लिए हों। मैंने टर्मिनोलॉजी की पूरी वीडियो डाल दी थी, ठीक है, पूरी वीडियो डली हुई है टर्मिनोलॉजी की। तो उसमें क्या है, हम जो अपने डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही हैं उन सब का मैंने एक एक करके डिटेल में मीनिंग बताया हुआ है। क्योंकि जब डिसऑर्डर पढ़ रहे होते हैं तो उतना सारा टाइम नहीं होता है कि एक एक टर्म को बैठ के एक्सप्लेन करें, इसलिए मैंने 5-6 क्लासेस पहले ही डाल दी हैं पूरी टर्मिनोलॉजी की। तो जो बच्चे पहली बार साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं वो वीडियो भी देख लें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है साइकेट्रिक की, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीजोफ्रेनिया जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो F20 वाली सीरीज़ है 20 से F29 तक, उसमें सीजोफ्रेनिया को ऐड किया हुआ है। जो WHO का क्लासिफिकेशन है डिजीज़ वाला, तो उसमें मैंने मेंटल वाला जो पोर्शन था क्लासिफिकेशन का वो पूरा पढ़ा दिया है पहले ही, ठीक। तो हम देखते हैं कि सीजोफ्रेनिया क्या है। सबसे पहले तो मोस्ट सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक साइकोटिक होते हैं जिनको हम सीवियर कहते हैं, जिनको रिकवरी होने के चांस कम होते हैं, और एक न्यूरोटिक होते हैं जो कि रिकवर हो जाते हैं। न्यूरोटिक का मतलब कि या तो किसी ब्रेन में कोई कमी हो गई या ब्रेन के पार्ट में कोई डैमेज हो गया तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ, या फिर जो सीवियर नहीं होते हैं उनको बोल सकते हैं। तो ये जो सीजोफ्रेनिया है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है। कैसा है? साइकोटिक डिसऑर्डर है। सीजोफ्रेनिया वर्ड गिवन बाय यूजेन ब्लूलर। सबसे पहले सीजोफ्रेनिया जो वर्ड है वो किसने दिया था? यूजेन ब्लूलर ने दिया था 1908 में। उससे पहले जब ये टर्म नहीं दिया था ब्लूरल ने, उससे पहले हम सीजोफ्रेनिया को बोलते थे डिमेंशिया प्रिकॉक्स। क्या बोलते थे? डिमेंशिया प्रिकॉक्स। तो जो डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड था वो दिया गया था एमिल क्रेपलिन के द्वारा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि यूजेन ब्लूलर ने सबसे पहले सीजोफ्रेनिया टर्म दिया और एमिल क्रेपलिन ने डिमेंशिया प्रिकॉक्स दिया, जो कि सीजोफ्रेनिया से पहले ईजाद हुआ था, ठीक। सीजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। स्प्लिट मीन्स एक तरीके से जो हमारी पर्सनालिटी होती है जिसमें चेंजेस होते रहें, बार बार देखने को मिलते रहें, तो वो स्प्लिट वर्ड से रिलेटेड है। और फ्रेनिया है माइंड से रिलेटेड, ठीक। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। तो देखो डेफिनेशंस में, सीजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो सीजोफ्रेनिया है वो एक से ज़्यादा डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे इसमें हम आगे पढ़ेंगे थॉट का भी डिसऑर्डर आपको मिलेगा, मोटर एक्टिविटी का भी मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, जो सीजोफ्रेनिया है वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाई साइकोटिक फीचर्स। और इसके जो फीचर्स होते हैं वो साइकोटिक होते हैं, यानी कि सीवियर होते हैं। इसमें कैसे जैसे इन्वॉल्व रहता है हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ये थॉट का डिसऑर्डर है। डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और क्या होता है, जो भी पर्सन सीजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा होता है उसमें ये सब देखने के लिए मिलेगा, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, उसका थॉट डिस्टर्ब्ड होगा और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं होंगे, यानी कि लोगों से जो सोशल रिलेशन है सब कुछ उसका डिस्टर्ब्ड हो जाता है, ठीक। कंपोनेंट ऑफ माइंड इज डिस्टर्ब्ड इन सीजोफ्रेनिया में क्या होता है? थॉट। जो माइंड के जैसे कंपोनेंट होते हैं हमारे कॉग्निशन प्रोसेस में, थिंकिंग होती है, अटेंशन होते हैं, ठीक, और थॉट, ये सारे कंपोनेंट हैं माइंड के। तो उसमें से जो सीजोफ्रेनिया है, सीजोफ्रेनिया में क्या डिस्टर्ब्ड होता है? थॉट डिस्टर्ब्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीजोफ्रेनिया थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉज क्या हो सकते हैं, सीजोफ्रेनिया होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सीजोफ्रेनिया का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस में क्या होता है, इसमें डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है और डोपामाइन इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं पर्सन की एक्टिविटी बढ़ती है। तो मेन रीज़न यही होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो डिसबैलेंस हो जाए पर्सन में।
और इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है, बोथ पेरेंट अफेक्ट, या तो फिर कोई ऐसा चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट्स को ही सीजोफ्रेनिया रही हो, तो ऐसे बच्चों में 40% चांस होते हैं इन फ्यूचर के उनमें सीजोफ्रेनिया देखने के लिए मिले। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स में है, अगर दोनों में से किसी एक पेरेंट्स सफ़र कर रहा था सीजोफ्रेनिया से तो उसमें 10% तक चांसेस होते हैं चिल्ड्रन में। और क्रोमोसोम फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं सीजोफ्रेनिया के लिए, जैसे कि डियोजॉर्ज सिंड्रोम होता है एक, उसमें 30% चांस होते हैं। उसमें क्या होता है, जो 22 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी देखने मिलती है। और डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी आगे जाके सीजोफ्रेनिया हो सकती है। ये डाउन सिंड्रोम हम पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें 21 क्रोमोसोम होता है, उसकी ट्राइजोमी हो जाती है, यानी कि 21 क्रोमोसोम जो होता है उसकी 3 कॉपी बन जाती हैं 2 की जगह। इस तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है डाउन सिंड्रोम। तो ये डाउन सिंड्रोम और डिजियोस सिंड्रोम दोनों में ही चांस होते हैं कि इन फ्यूचर इन पर्सन्स में सीजोफ्रेनिया के चांस हों। मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं अगर, तो उनमें 47% रिस्क होता है, जाइगोटिक में 12% रिस्क होगा। ठीक, तो ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं सीजोफ्रेनिया होने के, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा याद रखेंगे कि डोपामाइन के डिसबैलेंस होने से, यानी कि इंक्रीज होने से सीजोफ्रेनिया होता है पेशेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें किस एज में सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं सीजोफ्रेनिया के। तो जो मोस्ट कॉमन एज अफेक्ट है सीजोफ्रेनिया के लिए वो अर्ली अडल्टहुड ही होता है, जो 15 से 25 साल के अडल्ट में सबसे ज़्यादा सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं, और वो भी मेल पर्सन जो रहेगा 15 से 25 तक, वो डेटा ये कहता है कि वो मेल में होने के चांस रहते हैं, ये एनकेलेक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और फीमेल में कितना रहता है, 25 से 35 ईयर की जो फीमेल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांस होता है सीजोफ्रेनिया होने का। और मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है, यानी कि डेथ रेट, कि सीजोफ्रेनिया से अगर 100 लोग अफेक्ट हैं तो उनमें से 12 लोगों के डेथ होने के चांस होते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट जो है सीजोफ्रेनिया की वो 12% होती है। कितनी होती है, 12% होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जिसने भी साइन सिम्टम्स अच्छे से पढ़ लिए सीजोफ्रेनिया के, समझो उसके लिए कोई भी कंपटीशन में अगर क्वेश्चंस आता है सीजोफ्रेनिया से तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन सिम्टम्स पे ही सारा कुछ डिपेंड है सीजोफ्रेनिया के लिए। अगर हम बोल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो साइन सिम्टम्स जो हैं सीजोफ्रेनिया के वो हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप से पढ़ेंगे, 3 टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूलर, कि ब्लूलर ने साइन सिम्टम्स को कैसे डिवाइड किया सीजोफ्रेनिया के। तो उसने 2 टाइप से डिवाइड किया, एक प्राइमरी सिम्टम्स और एक सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक, हमने बोला है पहले ही कि हम 3 टाइप से पढ़ेंगे पूरे सिम्टम्स। तो जो ब्लूलर ने बताया है सिम्टम्स को वो 2 टाइप से बताया है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी सिम्टम्स, और प्राइमरी सिम्टम्स में जो सिम्टम्स आते हैं उनको 4A सिम्टम्स कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4A सिम्टम्स बोलते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं, एक ऑटिज्म होता है, एम्बीवैलेंस होता है, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग होता है, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट होता है। और ये चारों वर्ड हमने टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं कि ऑटिज्म क्या होता है, एम्बीवैलेंस क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग क्या होता है, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट क्या होता है। ऑटिज्म होता है ऐसे बच्चे जिनमें कुछ ईगो सेंट्रिक, मतलब सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं, बच्चे होते हैं, और ये एक डिसऑर्डर है ऑटिज्म। जिन बच्चों में आई कांटेक्ट कम होता है, वो सामने आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाएंगे, उनमें थोड़ा सा आइसोलेशन भी रहता है बच्चों में, वो ऑटिज्म वाले होते हैं। ठीक, एम्बीवैलेंस क्या होता है कि 2 चीज़ों को लेके अलग अलग थॉट होना, ऑपोजिट थॉट होना, कि उस किसी भी फैक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्सन के अंदर नेगेटिव थॉट भी है और पॉजिटिव थॉट भी है, तो वो एम्बीवैलेंस होता है। एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग क्या होता है कि 2 थॉट्स के बीच में बहुत वीक कनेक्शन, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है टर्मिनोलॉजी में। तो ये थॉट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट में ये सारे टर्म आपको मिल जाएंगे, आप वो क्लासेस देख लेना। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट होता है कि जिसमें पेशेंट को यही पता नहीं होता है किस सिचुएशन में हम किस तरीके का रिएक्शन देना, जैसे कि कहीं पे किसी की मर्डर हुआ है तो वहाँ पे वो हंसने लग गया, जहाँ हंसने वाली बात है वहाँ रोने लग गया, तो वो अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट होता है। तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं 4
पूरे सिम्टम्स वो ब्लूलर ने दिए थे। ठीक, नेक्स्ट उसने सेकेंडरी सिम्टम्स बताए थे, जिसमें क्या था, सेकेंडरी सिम्टम्स में ब्लूलर ने बताया है हेल्यूसिनेशन आएगा, डिल्यूजन आएगा, पुअर जजमेंट आएगा, इनसाइड एब्सेंट आएगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी और बिजेर बिहेवियर। बिजेर बिहेवियर का मतलब होता है बहुत अजीब टाइप का बिहेवियर होता है पेशेंट का। ठीक है, तो ये हेल्यूसिनेशन भी, ये सारे जितने भी आपको टर्म मिलेंगे ना डिसऑर्डर में, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी पहले ही पढ़ा दी है साइकेट्रिक की, तो जितने भी आपको ये टर्म मिलेंगे वो सारे के सारे पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो मैं बताती जाऊँगी। इनसाइड एब्सेंट, ये सारे सेकेंडरी सिम्टम्स हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स ब्लूलर ने दिए थे। इसका और भी कॉन्सेप्ट है सिम्टम्स डिवाइड करने का सीजोफ्रेनिया का, जिनको हम पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। तो जो और कॉन्सेप्ट है उसमें 3 टाइप से डिवाइडेशन है, इसमें भी है। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट कॉन्सेप्ट, मतलब अभी जो चलन में आया है कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव सिम्टम्स और निगेटिव सिम्टम्स भी पढ़ते हैं सीजोफ्रेनिया के। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स में वो सिम्टम्स आते हैं जिसमें पेशेंट की मूड और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मूड और एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब थोड़ा सा हाइपर दिखेगा। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें पेशेंट थोड़ा हाइपर दिखेगा, उनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे हम और तुम हैं, उसकी उस लेवल की एक्टिविटी से जो पॉजिटिव सिम्टम वाले पर्सन होंगे वो थोड़े इंक्रीज एक्टिविटी में दिखेंगे, यानी कि ये नॉर्मल सिम्टम्स से बढ़े हुए सिम्टम्स दिखते हैं, उनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, या फिर इंक्रीज एक्टिविटी दिखती है। तो इसमें देखो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। हेल्यूसिनेशन इसी में आएगा, ग्रेंडियोसिटी भी इसी में आएगी, क्योंकि ग्रेंडियोसिटी में भी जो पेशेंट होता है वो बहुत रेस्टलेसनेस और बहुत इंक्रीज एक्टिविटी हो जाती है, और उसमें हमेशा इस तरीके के थॉट आते हैं सुपीरियोरिटी वाले के, पावरफुल वाले, आई एम द गॉड, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होता है ग्रेंडियोसिटी वाले में। सुसाइडल अटेम्प्ट है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, विजेर बिहेवियर है, वर्ड सैलेड है, वर्ड सैलेड भी मैंने, ये सारे टर्म जितने भी तुम्हें मिलेंगे सब पढ़े हुए हैं पहले ही, इसलिए वो सारी वीडियो एक बार आप प्लीज़ देख लेना, जिससे कि आपका भी टाइम बच जाएगा डिसऑर्डर पढ़ते वक्त। देखो बिजेर बिहेवियर, बर्ड सैलेड, परसिक्यूशन, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कन्फाबुलेशन, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने सारे। ठीक है, कन्फाबुलेशन में वो क्या करता है, अपनी जो गैप होता है मेमोरी में उसको फिल करता है रॉन्ग मेमोरी से। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत एबनॉर्मल पोजीशन में पेशेंट अपने आप को मेंटेन कर लेता है। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल स्पीच होता है। इकोलेलिया में एबनॉर्मल ये है मूवमेंट और ये है स्पीच। इकोलेलिया में एबनॉर्मल स्पीच होता है, इकोप्रेक्सिया में एबनॉर्मल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे पॉजिटिव सिम्टम्स। एक चीज़ याद रखना, इसमें मूड एंड एक्टिविटी हाइपर यानी कि इंक्रीज्ड मिलेगी पेशेंट की पॉजिटिव वाले में, और निगेटिव सिम्टम्स में, निगेटिव में क्या मिलेगा, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज मिलेगी, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जिसमें पेशेंट के अंदर एनर्जी लेस फील होगा, ऐसे लगेगा इसकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, उस टाइप के हम सिम्टम्स को निगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, नॉर्मल सिम्टम्स से डिक्रीज लेवल पे होते हैं, यानी कि इसमें जो मूड और एक्टिविटी होगी वो पेशेंट की डिक्रीज हो जाएगी निगेटिव सिम्टम्स में। तो जैसे सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अपैथी, और निगेटिव सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट वाला जो मैं पढ़ाऊँगी ये एज ए टर्म नॉरसेट के 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो देखो अपैथी, देखो अब्सेंस ऑफ इमोशंस को अपैथी बोलते हैं। अनहेडोनिया, अनहेडोनिया क्या होता है, एब्सेंट ऑफ प्लीजर। एब्सेंट ऑफ प्लीजर का मतलब है कि वो सीजोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट होगा उसको तुम कितने भी अच्छे माहौल में कहीं भी कुछ भी दुनिया में तुम बिठा दो, उसको ले जाके उसको कहीं भी खुशी महसूस नहीं होगी, यानी कि उसमें जो हैप्पीनेस है वो पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाती है। उस टर्म को हम अनहेडोनिया बोलते हैं, और ये नॉरसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइसोशियलिटी क्या होता है, स्टॉप टू मीट पीपल, यानी कि इसमें पेशेंट अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है तो उसको आइसोशियलिटी बोलते हैं। टोटली अवॉइड करता है वो लोगों को, ये भी एक निगेटिव सिम्टम है। और है एलोजिया, एलोजिया में क्या होता है, लैक ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, या फिर लैक ऑफ वर्ड बोल सकते हैं। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर मतलब एक वर्ड में बात कर रहा होता है पेशेंट, तो उसको एलोजिया बोलते हैं। ठीक है, और इसको पॉवर्टी ऑफ थॉट भी बोल सकते हैं। पॉवर्टी ऑफ थॉट इसलिए बोलते हैं कि उस पेशेंट में इतने ज़्यादा थॉट ही फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं कि वर्ड के थ्रू बाहर निकलें।
हम जो वर्ड बोल पाते हैं वो क्या है, हमारी ब्रेन की एक ऐसी प्रोसेस है जो थॉट फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेन में, वही तो हम बोल पा रहे हैं। अगर हमारा थॉट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पीच तो वहीं से कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। तो एलोजिया जो है वो क्या है, लैक ऑफ स्पीक, यानी कि कम बोलता है पर्सन, या वर्ड कम यूज करता है, या शॉर्ट आंसर्स देता है, ठीक। स्टुपर होती है एक ही जगह पड़ी रहने वाली पोजीशन, लाइक अ कोमा पेशेंट, ठीक है। कैसे, लाइक अ कोमा पेशेंट, वो होता है स्टुपर। नेक्स्ट है म्यूट, म्यूट में बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ब्लंट अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ब्लंट अफेक्ट और फ्लैट अफेक्ट ये सीवियर होता है, ये थोड़ा सीवियर कम होता है। यानी कि ब्लंट अफेक्ट, इनमें पेशेंट के इमोशंस लॉस हो जाते हैं, एक में 90% तक लॉस हो जाते हैं, एक में 70% तक लॉस हो जाते हैं इमोशंस। तो ये भी है। मोनोटोनस वॉइस, मोनोटोनस वॉइस क्या है, जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज़ में उतार चढ़ाव मिल रहा है, कहीं हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं, कहीं कम बोल रहे हैं, यानी कि जिस तरीके का सेंटेंस और जिस तरीके की बात आ रही है उस तरीके से मेरी वॉइस में ना टोन चेंज हो जा रही है, टोन चेंज हो जा रही है। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होगा उसकी वॉइस में कोई भी टोन चेंज नहीं होगी, वो जितनी लो आवाज़ में और जितनी कम आवाज़ में वो बात कर रहा होगा, उससे कितनी भी आप कन्वर्सेशन करो, कितनी भी देर तक करो, उसकी टोन उतनी ही, आवाज़ उतनी ही, गति उतनी ही मिलेगी। तो उसको हम मोनोटोनस वॉइस बोलते हैं, ठीक। फिर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, एब्सेंट ऑफ विल पावर और मोटिवेशन। एवोल्यूशन में पेशेंट को क्या होता है, ना तो उसको कोई विल पावर होगा अंदर, ना वो मोटिवेटेड होगा, उसमें कोई मोटिवेशन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स में आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं भी इनर्जेटिक फील नहीं हो रहा पेशेंट को, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, निगेटिव सिम्टम्स कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको निगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम दोनों समझ में आ गए होंगे सिजोफ्रेनिया के, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव में ही है कैटाटोनिज्म सिम्टम्स, ठीक है, कैटाटोनिक सिम्टम्स। तो जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ रहे थे उसी का ये थर्ड पॉइंट है, कैटाटोनिक सिम्टम्स। कैटाटोनिक सिम्टम्स में क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब है कि आज्ञा का पालन करना एक तरीके से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि तुम पेशेंट को कुछ भी बोल दो, उसके मतलब की बात हो या उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थॉट तो अब्सेंट ही हो जाता है पेशेंट के अंदर बिल्कुल, कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट क्या करता है, विदाउट थिंकिंग फॉलो द कमांड, वो कुछ भी सोचता नहीं है, तुम जो बोल दोगे वही करने लग जाएगा। तो वो होता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। निगेटिविज्म होता है अपोजिट करना, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एबनॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करना, और इतनी एबनॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करना जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। नॉर्मल पर्सन अगर वो पोजीशन मेंटेन करेगा तो उसको पेन फील होने लग जाएगा, लेकिन सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में पेन फील नहीं होता है, ठीक। तो ये कैटाटोनिक सिम्टम हो गए। कैटाटोनिक का मतलब है जिसमें उसकी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक। अब हम देखते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इसमें 8 सिम्टम्स लगभग हैं। तो हम ये देखेंगे फर्स्ट रैंक सिम्टम क्या होते हैं। नंबर 3, नंबर फर्स्ट पे हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ब्लूलर, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू रीसेंट कॉन्सेप्ट सिम्टम, जिसमें हमने 3 पढ़े, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और कैटाटोनिक सिम्टम, ठीक है। नंबर थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम। ये किसने दिए, ये कर्ट सिनीजर ने दिए हैं, और इसमें लगभग 8 सिम्टम इंक्लूड हैं। नंबर फर्स्ट है आपका थॉट। तो थॉट में कौन से सिम्टम इंक्लूड होते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, थॉट विदड्रॉवल, थॉट इंसर्शन, ये भी हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा दिया। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये लगेगा कि पेशेंट यहाँ पे क्या फील करता है कि वो जो सोच रहा है उसके अंदर जो थॉट हैं वो उसको लगेगा कि मेरे थॉट बाहर आने से पहले ही उनको कोई ब्रॉडकास्ट किए दे रहा है, यानी कि कोई दूसरा सुन ले रहा है। और थॉट विदड्रॉवल का क्या होता है कि मेरे अंदर से कोई मेरे थॉट को निकाल ले रहा है। इंसर्शन का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा थॉट डाल रहा है मेरे अंदर, इस तरीके का फील करता है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट के अंदर हम देखेंगे मैड अफेक्ट। मैड का मतलब यहाँ पे है पागल वर्ड से, ठीक है। तो मैड अफेक्ट, मैड इम्पल्स और मैड वोलिएशन 3 टाइप होते हैं। तीनों में देख लो ये क्या होता है। मैड अफेक्ट तो होता है सडन हैप्पी एंड सैड, ठीक है। अफेक्ट का मतलब पेशेंट कैसा होगा, सडन हैप्पी एंड सैड, एकदम से खुश हो जाएगा, एकदम दुखी हो जाएगा। और मैड इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अर्ज होना, एकदम से स्टिमुलेट होना, है ना, तो वही हो इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, सडन स्लैप समवन, यानी कि पेशेंट में एकदम ऐसा इम्पल्स आएगा, मान लो वो बिल्कुल शांति से बैठा है और बगल में इंसान में एक रख दे खींच के,
सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो है मैड इम्पल्स, ठीक। नेक्स्ट है मैड वोलिएशंस। मैड वोलिएशंस में क्या करता है पेशेंट, सडन एनी बॉडी मूवमेंट, यानी कि शांति से बैठा है, कोई भी बॉडी मूवमेंट करेगा अजीब सा। स्टार्ट बाई पेशेंट इन 3 मैड अफेक्ट पेशेंट सेइंग आई एम नॉट डूइंग अदर समवन डूइंग बाई मी। और ये तीनों तरीके के जो इसमें अफेक्ट दिख रहे हैं, ये करने के बाद पेशेंट से पूछो ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो यही बोलेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा कोई करवा रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे से करवा रहा है। तो इस तरीके के ये इफेक्ट दिखेंगे सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन दिखेगा। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन ही सबसे ज़्यादा सुनाई देता है पेशेंट में। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है कि अजीब अजीब तरीके की पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देना, जो सिर्फ पेशेंट को ही सुनाई दे रही होती हैं, जिसमें शामिल हो सकती हैं आपकी फर्स्ट पर्सन हेल्यूसिनेशन, सेकेंड पर्सन हेल्यूसिनेशन, थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। फर्स्ट पर्सन हेल्यूसिनेशन में जैसे पेशेंट को लगेगा कि मेरे से कोई बात कर रहा है, या फिर इसमें एक में लगता है कि मेरी बात किसी और से कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं मेरे बारे में। तो इस टाइप के ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन हो गए, ठीक है। फिर है सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी में क्या होता है, ऑल बॉडी सेंसेशन लाइक पेन, टच, मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय अदर। वहाँ पे तो पूरे मूवमेंट वगैरह थे जो अफेक्ट में थे, उसके इमोशंस, बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे तो उसको लगता है कि मेरे सेंसेस जो हैं, जैसे पेन फील होना, टच, मूवमेंट, स्मेल वगैरह, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स के कंट्रोल में है, और उसी के द्वारा सब कुछ, मुझे पेन हो रहा है, टच हो रहा है, मूवमेंट जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के द्वारा किए जा रहा है, ठीक। तो ये सोमेटिक पैसिविटी बोलते हैं उसको। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है, समवन मूव माई हैंड। तो पेशेंट को क्या लगता है, हाथ हिला रहा होगा बहुत कस के बैठ के, और उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा कि ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई और हिला रहा है मेरा हाथ। तो इस टाइप की जो होती है वो सोमेटिक पैसिविटी बोलेंगे, ठीक है। और डिल्यूजन भी इसमें शामिल होता है। तो डिल्यूजन तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको पहले ही। तो आई होप कि ये सीजोफ्रेनिया के सारे सिम्टम आपको समझ में आ गए होंगे, और इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, आराम से सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में देख लो, नंबर फर्स्ट, ये 7 टाइप के मैंने पढ़ाए हैं इसमें सीजोफ्रेनिया। तो नंबर फर्स्ट देखो, हेविफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया क्या होता है, और बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझ लेना। हेविफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसमें चाइल्ड लाइक बिहेवियर होगा। कैसा होगा, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होगा, स्टूपिड बिहेवियर होगा, जैसे कि रिग्रेशन होगा उसके अंदर, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब है कि छोटी छोटी बातों में रोने लग जाना बच्चों की तरह, ये सब चीज़ें, ठीक। तो वो रिग्रेशन होता है। एज इसमें रहेगी 10 से 20 साल। कितनी एज रहेगी, 10 से 20 साल। और ECT इज नॉट इफेक्टिव प्रोग्नोसिस इज बस्ट। इसमें देखो हेविफ्रेनिक वाला पेशेंट है अगर, तो तुम कहो कि ECT दे के, ECT होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसमें हम शॉक देते हैं पेशेंट को, बोलते हैं ना कि जो मेंटल असाइलम में जाते हैं उनको शॉक लगाए जाते हैं, तो वही है ECT, ठीक। तो ECT देने पे ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, यानी कि ECT से हम हेविफ्रेनिक पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं, और इसकी प्रोग्नोसिस बस्ट होती है। प्रोग्नोसिस बस्ट होने का मतलब कि इसमें सुधार बड़ा बेहतरी से देखने को नहीं मिलेगा पेशेंट में, तो वो होता है प्रोग्नोसिस, ठीक है। एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, पेशेंट रिमेन्स विदाउट क्लॉथ्स, ये सब करते हैं ये हेविफ्रेनिक वाले वो पेशेंट होते हैं, वो बिना कपड़ों के घूमते रहेंगे, ठीक है, कहीं भी कपड़े उतार के बैठ जाएंगे, और एग्जीबिशन सेक्स ऑर्गन्स ये सब, ठीक। फिर है पुअर सेल्फ केयर, अपनी खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं कर सकते ये पेशेंट हेविफ्रेनिक वाले। विजेर टॉक, लाफ विदाउट रीजन्स। विजेर टॉक मतलब बहुत अजीब बातें करेंगे और बिना रीजन हंसते रहेंगे। तो ये सब सिम्टम्स जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके हैं, हेविफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। तो जैसे हमने पहले ही आपको पैरानोइड डिल्यूजन पढ़ाया था एक उसमें, तो पैरानोइड उसी से रिलेटेड है, जिसमें पर्सन शक करने लगता है और उसको लगता रहता है कि या तो कोई मुझे मार देगा, मेरे फैमिली वाले या मार देंगे, या फिर मेरा पार्टनर फेथफुल नहीं है। तो इस टाइप के ये सारे शक जो रहते हैं विदाउट एविडेंस, उसको हम पैरानोइड बोलते हैं। तो उसी को कैटेगरी में पैरानोइड सीजोफ्रेनिया रखा है। मोस्ट कॉमन
कॉमन टाइप सीजोफ्रेनिया होता है। ये चीज़ याद रखना, इतने सारे टाइप के जो सीजोफ्रेनिया होते हैं उसमें से पेशेंट में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप का ये पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया ही मिलेगा। और इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मैंने बताया है, इसमें क्या होता है पेशेंट को, उस पेशेंट को ऐसा लगता रहता है कि मेरी फैमिली वाले मुझे मार देंगे, ठीक है, या तो जहर दे देंगे या गोली से मार देंगे, कुछ भी इस तरीके का उसको डिल्यूजन हो जाता है। तो वो शक करने वाली बात हो गई कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ईसीटी इज इफेक्टिव एंड गुड प्रोग्नोसिस। इस पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया वाले को हम ईसीटी से ठीक कर सकते हैं और इसमें ईसीटी इफेक्टिव भी होती है और गुड प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि ये रिकवर होने में काफ़ी बेहतर होते हैं, पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, पेशेंट सेज ऑलवेज, ये इसलिए मैंने ये सेंटेंस ऐड कर दिया है कि इसी से रिलेटेड नॉरसेट में क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। पेशेंट सेज ऑलवेज फूड इज पॉइजन्स, सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिव पैक्ड फूड एंड स्टेटमेंट दैट फूड इज नॉट पॉइजन्ड। अगर आप सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो एज ए नर्स, ठीक है, और वो पेशेंट आपसे बोल रहा है कि खाने में जहर मिला हुआ है, तुम जहर मिला के लाते हो खाने में, मैं नहीं खाऊंगा, तो तुम क्या करोगे, उसको एज ए नर्स तुम उसको पैक्ड फूड दोगे और ये बोलोगे ये तो पहले से ही पैक है, इसमें कौन जहर मिला सकता है, ठीक है। तो उस पेशेंट को पैक्ड फूड दिए जाते हैं जिससे कि उसका थोड़ा जो पैरानोइया होता है वो कम हो जाता है। और हम कुछ नहीं कहेंगे ना, तो उसके सामने एक, हाँ, नॉरसेट का जो क्वेश्चन बना था वो इसी तरीके से बना था कि उसने एक पूरा ऐसे सिनेरियो बना दिया था कि एक सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर वो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो एज ए नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो उसमें था कि हम उसके सामने फूड को चेक करेंगे, खुद खाएंगे, या फिर हम उसको बोलेंगे चेक करवा के देंगे कि फूड में जहर नहीं है, या फिर हम उसको स्टेटमेंट देंगे कि फूड में जहर है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का, तो उसमें सीधा आंसर था उसका कि हमको एज ए नर्स सीधा स्टेटमेंट देना है पेशेंट के सामने कि फूड में कोई भी जहर नहीं है और हम उसको कोई एक्स्ट्रा बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बना था पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से नॉरसेट में, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। ईसीटी इज़ वेस्ट इफेक्टिव देन अदर टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। हम जो 7 टाइप की सीजोफ्रेनिया पढ़ेंगे ना, उनमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है वो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लो कि कैटाटोनिक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, एक होता है कैटाटोनिक स्टुपर। तो नेक्स्ट हम आगे जो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे यहाँ से क्वेश्चंस बना के पढ़ाएंगे, तो इसलिए इसको समझ लेना अच्छे से। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या होता है, पेशेंट शोज वेरी सीवियर एग्रेशन, ग्रैंडियोसिटी, हार्म टू सेल्फ एंड अदर। एक्साइटमेंट का ही मतलब है कि हाइपर एक्टिविटी करेगा पेशेंट, है ना, और उसमें वो कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है दूसरों को, या फिर कोई ग्रैंडर टाइप का उसमें वो सिम्टम्स दिख सकता है, गुस्सा दिख सकता है, खुद को हार्म कर सकता है, दूसरों को हार्म कर सकता है, ठीक। और कैटाटोनिक स्टुपर क्या होता है, कैटाटोनिक स्टुपर में म्यूट का मतलब समझ रहे होंगे, बिल्कुल शांत। यूरिन स्टूल पास इन बेड, ये पेशेंट इतना ज़्यादा स्टुपर होता है, स्टुपर का मतलब होता है लाइक अ कोमा पेशेंट, यानी कि कोमा वाला पेशेंट एक जगह नहीं पड़ा रहता है, लेकिन ये सीजोफ्रेनिया वाले में उसके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है, वो एक्चुअल में कोमा में नहीं होता है, पर वो एक्टिविटी से कोमा में होता है, उसकी एक्टिविटी कोमा जैसे पेशेंट की होती है, तो उसको स्टुपर बोलते हैं। तो इस वजह से वो क्या करेगा, यूरिन स्टूल पास इन बेड, वो वहीं पे यूरिन स्टूल बेड पे ही सब कुछ कर लेता है। नो मूवमेंट, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, यानी कि बेड पे बहुत अजीब पोजीशन में पड़ा रहेगा, कहो उसका एक हाथ मुड़ा पड़ा है पीछे या फिर पैर मुड़ा हुआ है, बिल्कुल अजीब पोजीशन जिसमें उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और ये पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब तक जाके तुम उनकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, वो 24 या 36 घंटे तक भी उसी पोजीशन में आपको मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था। इस टाइप की सीवियरिटी होती है इन सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो अवोल्यूशन, जो हमने अभी तुमको बता ही दिया था, लैक ऑफ मोटिवेशन और स्टुपर। तो कैटाटोनिक में बिल्कुल भी मूवमेंट करता ही नहीं होगा स्टुपर वाले में, और एक्साइटमेंट वाले में वो एग्रेसिव टाइप का होगा। तो ये 2 टाइप देखने को मिल सकते हैं तुम्हें, उसको हम कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया ही बोलेंगे, चाहे पेशेंट शांत हो बिल्कुल या फिर हाइपर एक्टिव हो, वो दोनों ही कैटाटोनिक के ही टाइप हैं। तो ये हो गया कैटाटोनिया।
नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल सीजोफ्रेनिया। सिंपल सीजोफ्रेनिया में क्या है, इट इज़ ग्रेजुअल एंड क्रॉनिक टाइप सीजोफ्रेनिया। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे होने वाली, सडन नहीं होगी। इसमें कहो दो महीने लग जाए, 1 साल भी लग जाए, तब से सिम्टम्स आना शुरू होंगे और 1 साल बाद सीवियर हो सकता है। और क्रॉनिक टाइप का है, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला। ईसीटी इसमें भी इफेक्टिव नहीं है, पुअर प्रोग्नोसिस है इसकी, जल्दी ठीक नहीं होते ये पेशेंट। इन दिस पेशेंट आइसोलेटेड टू सेल्फ एंड सोशली विथड्रॉवल। जो सिंपल सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो बिल्कुल सोसाइटी से अपने आप को विथड्रॉवल कर लेते हैं और बिल्कुल खुद भी सेल्फ से, विद इन सेल्फ भी, यानी कि वो अपने आप से भी खुद को आइसोलेटेड कर लेते हैं। वो अपने खुद को ही नहीं पहचान रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, ना खुद की सेल्फ केयर, कुछ भी नहीं। ठीक, तो वो होता है सिंपल सीजोफ्रेनिया। फिर हम देखते हैं रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया क्या है। रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया में सिर्फ इतना समझ लो कि एक पेशेंट था सीजोफ्रेनिया का, जिसको सीजोफ्रेनिया चल रहा था और 1 साल तक उसको दवाइयाँ चली, सब कुछ उसको ईसीटी वगैरह, थेरेपी वगैरह सब कुछ चला और वो पेशेंट हो गया रिकवर। अब रिकवर होने के बाद भी उसमें सीजोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स रह जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया। रेसिडुअल का मतलब ही क्या होता है, निवासी होता ना, एक जगह रहना। तो वही चीज़ होती है कि ठीक होने के बाद भी कुछ सिम्टम्स निवास करते रहते हैं पेशेंट के अंदर, ऐसे समझ लो, बिल्कुल सिंपल। ठीक, तो वो होता है रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया। और इसमें कोई ईसीटी की ज़रूरत नहीं होती है, हम इनको मेडिसिन से ही या थेरेपी से ही रिकवर कर सकते हैं इन पेशेंट्स को, रेसिडुअल वालों को। फिर होती है एक ग्राफ्टेड या प्रोक्टेड सीजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ मेंटल रिटार्डेड वाले में दिखेगी। ग्राफ्टेड का मतलब क्या होता है, ग्राफ्टेड का मतलब कि कहीं खाली जगह पे कहीं दूसरी जगह से कुछ भी स्किन वगैरह लेके रखना, यही होता है ना, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना ग्राफ्ट का। तो उसी तरीके से यहाँ है कि पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन तो था ही पहले से, लेकिन उसमें सीजोफ्रेनिया और ऐड हो गई, तो उसको हम ग्राफ्टेड बोल देते हैं कि एक बीमारी तो ऑलरेडी थी और सीजोफ्रेनिया और आ गई ऊपर से। तो वही चीज़ है, और ये मोस्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेड वाले पेशेंट के साथ ही होता है। इसमें ग्राफ्टेड सीजोफ्रेनिया देखने को मिल सकती है। इट इज़ सीन इन मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट हैज़ ऑलरेडी मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजोफ्रेनिया ऑल्सो एडेड। तो ऊपर से सीजोफ्रेनिया और ऐड हो गई, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफ्टेड या प्रोक्टेड सीजोफ्रेनिया। ठीक, नेक्स्ट है अनडिफ्रेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड तो नाम से ही समझ में आ रहा कि जिसमें हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि कैटाटोनिक है कि सिंपल है, हैवी फ्रेनिक है, पैरानॉइड है, फिर रेसिडुअल है, कौन सी है। तो जिस सीजोफ्रेनिया में हम सिम्टम्स को ही फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, उसमें मिक्स सिम्टम दिखते हैं, रेसिडुअल का भी दिख जाएगा, सिंपल का भी दिख जाएगा, हैवी फ्रेनिक का भी, मतलब कोई सी भी सीजोफ्रेनिया टाइप का सिम्टम्स दिख सकता है, तो उसको हम अनडिफ्रेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया बोल देते हैं। बस इतना समझो इसमें। ठीक, और एक चीज़ इसमें ऐड कर लो कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया होती है वो अदर टाइप की जो सीजोफ्रेनिया है उससे कई ज़्यादा इंक्रीज लेवल में हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन मिलेंगे इस पेशेंट में, अनडिफ्रेंशिएटेड वाले सीजोफ्रेनिया में। ठीक है, इतना बस याद रखो इसमें है। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। रिलेटेड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है सीजोफ्रेनिया से, जो कि सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में दिख सकता है। समझ रहे हो, सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में दिख सकता है। वो ग्राफ्टेड सीजोफ्रेनिया हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट में एक्स्ट्रा सिम्टम्स ऐड हो जा रहे थे सीजोफ्रेनिया के, तो हम उसको बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि पेशेंट को सीजोफ्रेनिया है, उसके बावजूद उसमें और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है जो हम पढ़ेंगे। तो इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं बैन गॉफ सिंड्रोम, और ये एक पर्सन का नाम है। इसकी थोड़ी सी हम तुम्हें स्टोरी सुना देंगे जिससे तुम कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, और वो रियल स्टोरी है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। तो जब हम साइकेट्रिक पढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी स्टोरियाँ पढ़ते रहना बीच में, सही रहता है, उससे रिलेटेड तो वो याद बनी रहती हैं। तो बैन गॉफ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें सीवियर सेल्फ मल्टीलेशन होता है। सीवियर सेल्फ मल्टीलेशन का मतलब ये है कि पेशेंट इसमें अपने आप को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो अपनी बॉडी पार्ट को ही कट करके फेंक दे, चाहे वो आँख, नाक, कान, पैर, उंगली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, वो किसी सुसाइडल इंटेंशन से कट नहीं करता है,
ऐसा नहीं है कि वो मरने के लिए अपना हाथ काट के फेंक रहा है या कान काट के फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसमें सेल्फ इंजुरी मल्टीनेशन एक तरीके से वो ही आ जाता है, बिहेवियर ही आ जाता है पेशेंट में, ठीक है। तो उसको वैन गॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें देखो सीवियर सेल्फ मल्टीलेशन सेल्फ इंजुरी बिहेवियर स्पेशली सीन इन सीजोफ्रेनिया बट रेयर, ठीक है। ये रेयर मिलेगा, रेयर का मतलब बहुत कम, जो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट होंगे उनमें बहुत कम देखने को मिलेगा ऐसा। तो इसमें पेशेंट क्या करता है, इन दिस पेशेंट कटिंग अवर बॉडी पार्ट्स एंड बर्निंग, यानी कि जला भी सकता है, ज़रूरी नहीं काट ही ले, जला भी सकता है, जैसे नोज ईयर फिंगर विदाउट सुसाइडल इंटेंशन। मैंने बताया ना कि उसको मरने के लिए नहीं करता है वो ऐसा, उसके अंदर ये बिहेवियर ही पनप जाता है सीजोफ्रेनिया वाले में, तब करता है वो, ठीक है। सीवियर स्किन डैमेज, या फिर वो अपनी सीवियर स्किन डैमेज को भी डैमेज कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे वैन गॉफ सिंड्रोम ही क्यों बोलते हैं, इसका वैन गॉफ नाम क्यों पड़ा। एक थोड़ी सी 2 लाइन की स्टोरी सुन लो। देखो एक पेंटर था, पेंटर विसेंट वैन गॉफ, ठीक है, इसके नाम पे ये सिंड्रोम का नाम पड़ा वैन गॉफ सिंड्रोम। तो ये पेंटर विसेंट वैन गॉफ था, इसने क्या किया था, अपना ईयर कट कर लिया था, और वो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। इसका लगभग 1853 में, बहुत पहले की बात है, जन्म हुआ होगा, तब से ये सिंड्रोम का नाम पड़ गया इसके नाम पे। तो अगर सीजोफ्रेनिया वाले कोई भी पेशेंट में इस तरीके का बिहेवियर मिलता है तो हम उसको वैन गॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ये ऐसा पर्सन था, नीदरलैंड का था, और ये ऐसा पर्सन था कि ये 27 साल के उम्र के बाद तो ये पेंटर बना, ठीक है, और पेंटर बना, और इसने 10 साल तक ऐसी पेंटिंग की, ऐसी पेंटिंग की, बहुत अच्छी, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी पेंटिंग थी, लेकिन उसकी कभी भी पूरे 10 साल के टाइम में एक पेंटिंग भी सेल नहीं हुई, सिर्फ एक पेंटिंग सेल हुई, ठीक है। तो उससे वो क्या हुआ उसके साथ, वो मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हुआ, उसको पहले थोड़ा डिप्रेशन हुआ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसका पूरा कैरियर फेलियर था, पूरा कैरियर फेल हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको मेंटल डिसऑर्डर हो गए, फिर वो सीजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो गया, और वो इतना ज़्यादा सीजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो गया, मतलब सीवियर में, कि उसने अपना कान काट लिया था, किसी अपने दोस्त से लड़ाई हुई तो उसने अपना कान ही काट के फेंक दिया, तब से इसका सिंड्रोम का नाम पड़ गया। और फिर देखो उसके साथ क्या हुआ, जब उसकी डेथ हो गई, ये विसेंट वैन गॉफ की जब डेथ हो गई, तब उसके परिवार वालों ने उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगा दी, एग्जीबिशन में लगा दी, तो उसकी पेंटिंग फिर मिलियन में सेल हुई, यानी कि उसकी डेथ के बाद, मरने के बाद। तो ये भी एक चीज़ होती है, देखो है। तो इसके नाम पे पड़ा था ये वैन गॉफ सिंड्रोम, ठीक है, जो कि सीजोफ्रेनिया से ही रिलेटेड है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो डायग्नोसिस में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर लो, इसका एक पूरा 30 क्वेश्चंस का पूरा वो रहता है, उससे करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर लेते हैं, इसी से डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। देखो टोटल ECT हम एक पूरे एपिसोड में, यानी कि एक पेशेंट का जो सीजोफ्रेनिया एपिसोड है वो मान लो 1 महीने 2 महीने जब तक भी चला, तो टोटल एपिसोड में हम 20 से 25 बार उसको हम ECT दे सकते हैं, ठीक है। कैटानॉइड और पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में कितने, 20 से 25 बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। एंटीसाइकोटिक ड्रग हम इसमें यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, डोपामाइन लेवल को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि इसमें डोपामाइन बढ़ जाता है सीजोफ्रेनिया में, ठीक। तो इसमें हम फर्स्ट ड्रग जो यूज़ करते हैं वो है ओलेंजापाइन। अगर ओलेंजापाइन ने काम नहीं किया तो सेकंड नंबर पे हम क्यूटिपाइन यूज़ करते हैं, इसने भी काम नहीं किया तो हम थर्ड नंबर पे क्लोजापाइन यूज़ करते हैं, और इसको रिजर्व ड्रग भी बोलते हैं। तो क्लोजापाइन क्या करती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं इतना ये पढ़ाऊंगी। क्लोजापाइन क्या करती है, WBC के काउंट को कम कर देती है बॉडी में, ये जो भी पेशेंट ये ले रहा होगा तो उसकी बॉडी में WBC कम हो जाएंगी, और अगर WBC कम हो जाएंगी तो WBC क्या करती है हमारे बॉडी में, हमको इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। तो WBC अगर कम हो जाएंगी तो पेशेंट को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ठीक। तो इसमें देखो हम ये जो WBC का जो असेसमेंट है वो कैसे करेंगे, तो इसमें फर्स्ट 18 वीक तक, यानी कि पेशेंट को जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ वहाँ से लेके 18 वीक तक तो हम उसका एवरी वीक असेसमेंट करेंगे, यानी कि हर हफ्ते उसके WBC के काउंट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद 19 से 52 वीक तक हम एवरी 2 वीक में करेंगे, यानी कि 15 दिन में एक बार कर लो। फिर जब वो अगर उसको ट्रीटमेंट 1 साल से ज़्यादा भी चल रहा है पेशेंट को, तो 1 साल के बाद फिर हम उसको मंथली रिक्वायर्ड हो जाती है कि 1 महीने में WBC करवा लो, ठीक।
नेक्स्ट एक मेडिसिन है आपकी फ्लूफाफेनाजीन। तो फ्लूफाफेनाजीन एक ऐसी मेडिसिन है सीजोफ्रेनिया के लिए जो इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। ये सब टैबलेट फॉर्म है, ये इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं और ये हम वीक में दे सकते हैं। यानी कि जैसे आउट पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते हैं जो पेशेंट, ठीक है, और वो घर से मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको देते हैं, या फिर जो लोग मेडिसिन खा नहीं रहे होते, जो बहुत से पेशेंट होते हैं मेंटल असाइलम में सीजोफ्रेनिया वाले या कोई सी भी डिसऑर्डर वाले जो मेडिसिन लेते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो, तो हम उनको इंजेक्टेबल दे दें। तो फ्लूफाफेनाजिल कैसी है, एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है नर्सिंग इंटरवेंशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एज ए नर्स ये पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, असिस्ट द क्लाइंट नीड्स। सबसे पहले चाहे मैंने पहले भी बोला था, चाहे फिजिकल डिसऑर्डर वाला हो या मेंटल वाला हो, क्लाइंट की नीड को असिस्ट करना सबसे मस्ट प्रायोरिटी है पेशेंट की, और सेफ्टी को असिस्ट करना भी मस्ट प्रायोरिटी है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर वो सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है तो मेंटेन ए सेफ एनवायरनमेंट, रिड्यूस स्टिमुलेशन। यानी कि एक सेफ एनवायरनमेंट में उसको रखेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट के आसपास कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि वो किसी में उठा के मार दे, दूसरे का सिर फोड़ दे, ठीक है, या फिर खुद का सिर फोड़ ले, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिड्यूस स्टिमुलेशन का मतलब ऐसी चीज़ें आसपास नहीं होंगी जो पेशेंट को ट्रिगर करें, ठीक है। मॉनिटर हेल्यूसिनेशन, क्लूज एंड असिस्ट कंटेंट ऑफ हेल्यूसिनेशन। इसका मतलब ये है कि हम उस पेशेंट में ये असिस्ट करेंगे कि उसमें हेल्यूसिनेशन की क्यूज हैं कि नहीं, यानी कि उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं कि नहीं, और कंटेंट का मतलब है कि किस टाइप का हेल्यूसिनेशन है, ऑडिटरी है, विजुअल है, या फिर टेक्टाइल है, गेस्टेटरी, ये कौन से टाइप का हेल्यूसिनेशन है, ठीक। नेक्स्ट है इनवर्स विद वन ऑन वन कॉन्टैक्ट। वन ऑन वन कॉन्टैक्ट का मतलब है कि एकदम से 4-5 लोग ग्रुप में जाके उस पेशेंट से बात नहीं कर सकते, वरना वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके यानी कि 1 to 1 कॉन्टैक्ट ही बात करेंगे पेशेंट से, सीजोफ्रेनिया वाले से। अवॉइड टचिंग पेशेंट व्हेन पेशेंट एक्सपीरियंसिंग हेल्यूसिनेशन। जब पेशेंट हेल्यूसिनेशन एक्सपीरियंस कर रहा हो, यानी कि उसको अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही हो या सुनाई दे रही हो, उस टाइम पे आप पेशेंट को टच मत करो, क्योंकि उस टाइम पे वो एग्रेसिव हो सकता है, ठीक। रिस्पॉन्ड वर्बली अबाउट रियल विच इज़ हेल्यूसिनेट पेशेंट। पेशेंट जिस चीज़ के लिए हेल्यूसिनेट कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है आपसे कि मुझे सामने भूत दिखाई दे रहा है, या फिर मुझे सांप दिखाई दे रहा है, या मुझे शेर दिखाई दे रहा है, कुछ भी XYZ वो बोल रहा है, तो वो एक अनरियल चीज़ है कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, वर्बली पेशेंट के सामने बोलना है रियल के बारे में। रियल का मतलब हम उससे ये बोलेंगे यहाँ पे कोई शेर नहीं है, कोई सांप नहीं है, कोई भूत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डू नॉट मेक प्रॉमिस टू द क्लाइंट दैट कैन नॉट कंप्लीट। ये तो करना ही मत कि आप क्लाइंट से कोई ऐसा प्रॉमिस करके आ जाओ, क्योंकि मेंटल पेशेंट तो बोलते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, कुछ भी चीज़ XYZ, तो आप प्रॉमिस करके आ जाओ कि हाँ हम आप दिला देंगे, और फिर दोबारा आप जाओ उसको मेडिसिन देने तो पता चले आप लेके नहीं गए, तो वो मेडिसिन भी नहीं खा रहा, आप पे एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये नहीं करना है। टेल द क्लाइंट व्हेन यू आर लीविंग। और जब आप उसको मेडिसिन दे के या उसके रूम से उसको छोड़ के, अकेले छोड़ के आ रहे हो उसको, उसका रूम से लीव करके आ रहे हो, तो उसको बता के आओ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी इसलिए करो कि पेशेंट ट्रिगर ना हो एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट गो अलोन व्हेन क्लाइंट हेल्यूसिनेट और डिल्यूजन। जब वो हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन में हो तो अकेले मत जाओ, 2 लोग जाओ, ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। स्टे विद द क्लाइंट इफ़ द क्लाइंट इज़ फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, कि पेशेंट कोई अजीबोगरीब चीज़ देख के डर रहा है, क्योंकि उसको तो हेल्यूसिनेशन है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड में इसलिए लिख दिया है कि ये भी क्वेश्चंस पूछा था नॉरसेट ने, कि इस टाइप का जब पेशेंट की सिचुएशन हो जाए कि वो बहुत डरा हुआ है, एजिटेटेड है, फियर है, क्योंकि उसको हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं अजीब टाइप के, तो एज ए नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो वहाँ पे क्या करना है, पेशेंट के साथ रह जाओ थोड़ी देर के लिए, भले ही उससे बात मत करो, कन्वर्सेशन नहीं करो, पर उसके साथ थोड़ी देर रह जाओ वहीं, ठीक। स्पीक टू क्लाइंट इन सिंपल, डायरेक्ट और कंसाइज मैनर। उसको हम सिंपल भाषा में बात करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे, सीधा जो भी है सामने, हम कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे पेशेंट से। कंसाइज का मतलब है थोड़ी थोड़ी करके जितनी उसे समझ में आ रही है। फिर क्या है, रिमूव्स द क्लाइंट फ्रॉम ग्रुप इफ़ द क्लाइंट बिहेवियर टू डेंजर और बिजेर। अगर ग्रुप में आप थेरेपी दे रहे हो, मान लो पेशेंट को, उसमें सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट भी बैठे हैं और उसमें से एक पेशेंट हो गया एग्रेसिव, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप से हटा के पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे,
जिससे कि पेशेंट खुद को भी हार्म ना करे और वहाँ पे बैठे लोगों को भी हार्म ना करे। ठीक, नेक्स्ट है प्रोवाइड सिंपल करेक्ट एक्टिविटी सच एज पजल और वर्ड गेम्स। ऐसे पेशेंट को हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, सिंपल एक्टिविटी करवाएंगे, जैसे पजल खिलवाएंगे या बर्ड गेम, ये सारी चीज़ें। भारी भरकम चीज़ों वाली नहीं खिलवाते हैं हम सिजोफ्रेनिया वाले से, वो हम मेनिया वाले से करवाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करता है वो पेशेंट मेनिया वाला। तो उससे भारी भरकम गेम करवाते हैं कि वो थोड़ा सा रेस्टलेस फील करे, थोड़ा सा यानी कि थका हुआ महसूस करे। तो इस वाले पेशेंट में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सडन गुस्सा आता है। ये जो सिजोफ्रेनिया वाला है एकदम से, क्योंकि आपने पढ़ा है इसमें मेड अफेक्ट, मेड इम्पल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पता चले सिंपल सा खेल रहा था और आप उसको खिला रहे थे बैट से, क्रिकेट और बैट खिला रहे थे, पता चले क्रिकेट का बैट लेके उसने सिर फाड़ दिया दूसरे का। ठीक है, तो उस टाइप की हम एक्टिविटी नहीं करवाएंगे इस पेशेंट से। पजल्स और बर्ड गेम इस टाइप की एक्टिविटी करवाएंगे। नेक्स्ट है हेल्प द क्लाइंट इस्टेब्लिश व्हाट इज़ रियल एंड अनरियल। इसमें हम उसकी हेल्प करेंगे कि क्या चीज़ रियल है और क्या अनरियल है, यानी कि उसको जो दिख रहा है, एल्यूसिनेट कर रहा है, वो रियल है या नहीं। हम उसको नकारेंगे कि वो रियल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, गिव मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना उसकी। असिस्ट क्लाइंट फ्रॉम ग्रूमिंग, एक्सेप्ट सेल्फ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको जब ग्रूमिंग के लिए हम उसकी हेल्प करेंगे, साफ नहाने धोने में, उसके कपड़े वपड़े पहनाने में। ठीक है, और एक्सेप्ट सेल्फ केयर, उसको हम सिखाएंगे कि वो भी अपनी सेल्फ केयर के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ठीक, ये चीज़ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, कि हम पढ़ेंगे अब क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनकेलेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपने अगर पूरी सिजोफ्रेनिया को ध्यान से सुना है तो आप चुटकियों में ये आंसर्स को सॉल्व कर दोगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखो यहाँ पे। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया and a history of command hallucination for discharge by providing instruction on managing hallucination anxiety, which statement suggest additional teaching। अब इसमें ये पूछ रहा है कि एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है एक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को, जिसकी हिस्ट्री रही है, यानी कि उसको कमांडिंग हेल्यूसिनेशन हुआ करते थे जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था। ठीक है, अब वो डिस्चार्ज होके घर जा रहा है, तो एज ए नर्स हम उसको हेल्यूसिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसको हेल्यूसिनेशन और एंजाइटी हो तो हम क्या सजेस्ट करेंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें मुझे गलत ढूंढना है। गलत का मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें मुझे एडिशनल टीचिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें एडिशनल टीचिंग करने की ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे, इसमें से ऐसे 3 पॉइंट ढूंढ लो जो उसके हेल्यूसिनेशन में और एंजाइटी में फ़ायदा ही करें। ठीक है, उसकी हेल्प ही करें, तो वो तो सही हो जाएंगे, और जो हेल्प नहीं कर रहा होगा जौन सा वाला पॉइंट, वही गलत हो जाएगा। उसी में मुझे उसको एक्स्ट्रा टीचिंग देने की ज़रूरत होगी। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट देखो, ए नंबर, आई नीड टू गेट इनफ स्लीप एंड ईट वेल टू हेल्प प्रिवेंट फीलिंग एंसियस। ये तो मुझे सही बात लग रही है कि अगर वो अच्छी नींद लेगा, खाना खाएगा ठीक से, तो उसको एंजाइटी कम होगी। सही बात तो लग रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन आई हैव हेल्यूसिनेट आई कॉल ए फ्रेंड फॉर हेल्प। अब वो अपने दोस्त को बुलाएगा तो हेल्यूसिनेशन और एंजाइटी में कोई फ़र्क होगा, सोच के देखो। नेक्स्ट, माई मेडिकेशन विल हेल्प माई एंजियस फीलिंग। ये भी सही बात है, दवाइयाँ लेगा तो एंजियस फीलिंग उसकी कम होंगी। आई विल गो टू सपोर्ट ग्रुप टू टॉक अबाउट माई फीलिंग्स। जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं पेशेंट के लिए हॉस्पिटल्स में या बाहर, जो भी वो कह रहा है उनके साथ बैठ के मैं बात करूँगा, अपनी फीलिंग शेयर करूँगा। तो यहाँ पे भी हेल्प होने के चांस हैं। तो इसमें से जो गलत सेंटेंस है वो यही लग रहा है। ठीक है, और इसका यही सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है, बी, कि जब उसको हेल्यूसिनेशन और एंजाइटी फील हो रही होगी तो वो दोस्त की हेल्प लेने से वो हेल्यूसिनेशन और वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट जस्ट एडमिटेड टू द मेंटल हेल्थ यूनिट एंड डायग्नोसिस विद कैटाटोनिक स्टुपर। अब हमने कैटाटोनिया 2 टाइप का पढ़ा था, एक कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और एक स्टुपर। अब दोनों के साइन सिम्टम्स याद कर लो क्या थे। द क्लाइंट लाइंग ऑन बेड इन फीटल पोजीशन विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक,
अब हमने इसमें ये नर्सिंग इंटरवेंशन में पढ़ा भी था हमने, ठीक है। तो इसमें उसने ये बोला कि अभी अभी जस्ट एडमिट हुआ है पेशेंट और उसको कैटाटोनिक स्टुपर है। कैटाटोनिक स्टुपर का मतलब ये है कि वो पेशेंट एक ही जगह पड़ा रहेगा, बेड पे ना हिलेगा ना डुलेगा, यूरिन और फीसेस सब बेड पे ही कर देगा वो, ठीक है। तो वो है आपका स्टुपर। तो इसमें और फीटल पोजीशन में मतलब जैसे बेबी एकदम फ्लेक्स्ड होता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें एज ए नर्स आपका क्या इंटरवेंशन है? तो इसमें देखो, मिनिमाइज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि हम एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उनको मिनिमाइज कर दें। लीव द क्लाइंट अलोन एज इट पोजीशन, ये तो हम करेंगे ही नहीं, तो ये तो एकदम निकाल के फेंक दो, ऐसे ऑप्शंस तो नहीं, एकदम हटा दिया करो बिल्कुल। नेक्स्ट है सिट बेड साइड द क्लाइंट साइलेंटली एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस टू एनकरेज टॉकिंग। अब स्टुपर वाला पेशेंट है तो उसको स्टिमुलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी है स्टुपर। स्टिमुलेशन से तो वो पेशेंट ट्रिगर होगा ना जो आपका एक्साइटमेंट वाला हो, ठीक है, पैरानॉइड वाला हो, इस टाइप के। अब इस पे स्टिमुलेशन का क्या फ़र्क होगा, वो एक जगह मिट्टी की तरह पड़ा है ना। तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, हटाओ इसको भी हटाओ। सिट बेड साइड क्लाइंट एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सुन तो पा रहा है पेशेंट, स्टुपर वाला सुन तो रहा है ना सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के बेड साइड बैठ जाएंगे, ठीक है, और उससे साइलेंटली बैठ जाएंगे थोड़ी देर, फिर उसकी पोजीशन देख के जो भी हम उसको धीरे धीरे उससे एक एक क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है ऐसा क्वेश्चन करो कि पेशेंट उसका फर्दर जवाब दे, ऐसा क्वेश्चन ना करो कि वो तुम्हारे क्वेश्चंस पे अमल ही ना करे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विद ए सीजोफ्रेनिया इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट होम क्लाइंट फॉरगेट टू टेक द मेडिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नॉर्सेट के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो, एक क्लाइंट विद ए सीजोफ्रेनिया इज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, घर पे पहुंच गया है और वो दवाई लेना भूल गया है। उसके बाद क्या है, इज अनेबल टू फंक्शंस, और वो कुछ उस फंक्शंस नहीं करवा रहा है क्योंकि उसने दवाई लेना भूल गया, तो उसकी जो सीजोफ्रेनिया है वो और ट्रिगर हो गई। एंड मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, और वो इतना बीमार हो गया कि उसको फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ठीक है, उसको फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वॉट मेडिकेशन मे बी प्रिस्क्राइब्ड दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन ए आउट पेशेंट बेसिस एवरी 2 to 3 weeks। अब वो भर्ती नहीं रहेगा, उसको री-हॉस्पिटलाइज्ड किया है क्योंकि उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, वो मेडिसिन लेना भूल गया है इस वजह से। लेकिन आउट पेशेंट बेसिस का मतलब ओपीडी बेस पे हम 2 से 3 वीक के गैप में हम उसको एवरी 2 to 3 week लिखा है ना, बेसिस एवरी 2 to 3 week। तो इनमें से हम कौन सी मेडिसिन देंगे, ये बेशक मैंने उसमें पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया तो है मैंने शायद, ठीक। तो इसमें देखो, डाइजेपाम, लिथियम, फ्लूफेनाजेन और क्लोजापाइन। अब इसमें से हमने सीजोफ्रेनिया में 2 दवाइयाँ तो पढ़ी हैं, एक फ्लूफेनाजीन पढ़ी है, एक क्लोजापाइन पढ़ी है, ये दोनों तो पढ़ी नहीं है, तो इनको तो एकदम निकाल के फेंक दो। लिथियम तो है ही नहीं सीजोफ्रेनिया की, और डाइजेपाम भी नहीं है सीजोफ्रेनिया की, तो इनको तो एकदम क्रॉस कर दो। अब बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। तो फ्लूफेनाजीन और क्लोजापाइन। क्लोजापाइन हम तब देते हैं, ये तो टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है। क्लोजापाइन जो है ना टैबलेट फॉर्म में, और वो तो डेली यूज़ करते हैं, एवरी डे, तभी तो हर वीक उसमें WBC करवाते हैं क्लोजापाइन में, तो ये भी नहीं हो सकती। अब बची फ्लूफेनाजीन, तो एवरी 2 to 3 week में हम क्या करते हैं, फ्लूफेनाजीन है एक इंजेक्टेबल वैक्सीन बोल रही हैं, एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है, ठीक। और इंजेक्टेबल मेडिसिन है तो हम क्या करते हैं, वो उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करके आउट पेशेंट यानी कि ओपीडी में हम क्या करेंगे, उसको इस फ्लूफेनाजीन का इंजेक्शंस लगा देंगे और 2 to 3 week बाद फिर उसको ये इंजेक्शन दे देंगे। तो जो पेशेंट बार बार दवाई लेना भूल रहा है, यानी कि खाना भूल रहा है, वो दवाई नहीं ले रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंजेक्टेबल दे दो। तो इंजेक्टेबल जब हम 2 से 3 week का लगा रहे हैं तो चांस ही नहीं है कि वो दवाई भूल जाए, फिर वो चाहे 2 दिन गैप हो, 3 पूरा 15 दिन का गैप हो रहा। तो जो पेशेंट दवाइयाँ लेना भूलते हैं या फिर नहीं खाना चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को इंजेक्टेबल मेडिसिन्स दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, सी हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नर्स इज
एजुकेटिंग ए क्लाइंट हु इज टेकिंग क्लोजापाइन, ध्यान से पढ़ना, क्लोजापाइन ले रहा है फॉर अ पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, व्हाट शुड द नर्स एम्फासाइज अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। हमने आपको साइड इफेक्ट पहले ही पढ़ा दिया है ड्रग का, क्या होता है। क्लोजापाइन का साइड इफेक्ट होता है WBC के लेवल को डिक्रीज कर देना, ठीक। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है वो मुझे आप इसमें चूज करके बताएं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, रिस्क फॉर फॉल, डिजीनेस अपॉन स्टैंडिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा कि इन्फेक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, और WBC के कम होने से इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे पेशेंट में, और इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। और रिस्क ऑफ फॉल कब होता है, जब कोक्लियर नर्व जो होती है ईयर की उसको अफेक्ट करे कोई मेडिसिन, तो पेशेंट में रिस्क ऑफ फॉल होता है। और कोई आपके गट को डिस्टर्ब करती है जैसे इंटेस्टाइन को या स्टमक को, तो नोजिया और वॉमिटिंग होने के चांस होते हैं। डिजीनेस अपॉन स्टैंडिंग भी, जिसमें आपकी 8th क्रेनियल नर्व जो होती है उसको जब डिस्टर्ब करती है कोई भी मेडिसिन, तब ये वाले सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये तो WBC को डिक्रीज कर रही है तो इन्फेक्शन लगेगा, इन्फेक्शन लगेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधा सा आंसर है, सिंपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इंटर द क्लाइंट रूम एंड आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट अपीयर रेस्टलेस, टर्निंग टू द नर्स, पेशेंट जो है वो नर्स की तरफ टर्न करता है, एंड सेज दे आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी, कैन यू हियर देम, वॉट द नर्स इज मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। यानी कि एक नर्स पेशेंट के रूम में इंटर हुई, पेशेंट बहुत रेस्टलेस यानी कि एकदम परेशान हुआ दिख रहा है, वो नर्स की तरफ टर्न करके कहता है कि ये जो मुझे बहुत टेरिबल, यानी कि कोई है जो मुझे बहुत टेरिबल थिंग्स बोल रहा है, डरावनी चीज़ें मुझसे बोल रहा है मेरे बारे में, ये कह रहा है पेशेंट, और ये कह रहा है क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके के सिचुएशन में वो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखेंगे हम इसमें। देयर इज़ नो वन बट मी, वो ये कह रही है यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, एंड आई डोंट हियर एनीथिंग, और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। यू आर हियर बिफोर, उसने ये पूछा कि आपने पहले भी सुना है ये। आई डोंट हियर, नेक्स्ट है आई डोंट हियर एनी वन एल्स टॉकिंग बट आई कैन सी यू आर अपसेट। नर्स कह रही है कि यहाँ पे मुझे किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आप ज़रूर परेशान दिख रहे हो, मुझे अपसेट दिख रहे हो। नेक्स्ट है ट्राई टू गेट कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स। तो इसमें हमने जो नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी उसके हिसाब से क्या सही हो सकता है। देखो ये इसलिए सही नहीं हो सकता, सही तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ाया है कि नर्स को क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए, तो क्लियर स्टेटमेंट तो हो गया आई डोंट हियर एनीथिंग, कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई, देयर इज़ नो वन बट मी। नर्स तो तुरंत ही इंटर की है ना रूम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आंसर देखा जाता है, तुरंत ही तो इंटर की है रूम में, लेकिन पेशेंट को आवाज़ें तो पहले से सुनाई दे रही थी, तो इसका उस पर क्या असर होगा, कुछ भी नहीं। यू आर हियर बिफोर, इससे क्या होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक। आई डोंट हियर एनी वन एल्स टॉकिंग, ये एकदम क्लियर आंसर है, और वो रियल चीज़ ही बोल रही है यहाँ पे बिल्कुल, कि वो सच में रेस्टलेस है। अपीयर रेस्टलेस, पेशेंट कैसा है, रेस्टलेस, परेशान, तो ये सी वाला आंसर इसका सही होगा क्वेश्चंस का। आई डोंट हियर एनी वन एल्स टॉकिंग बट आई कैन सी यू आर अपसेट। ट्राई टू गेट कंट्रोल, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता पेशेंट सीजोफ्रेनिया वाला, ठीक। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आप लोग खुद पहचान लोगे एकदम से, क्योंकि ये आपने टाइप सही से पढ़ लिए हैं तो पहचान लोगे। देखो, ड्यूरिंग ए होम विजिट द नर्स डिस्कवर दैट द क्लाइंट इज लेस वर्बल। लेस वर्बल मतलब बात नहीं कर रहा है, लेस एक्टिव और लेस रिस्पॉन्सिव एंड मोर स्टुपरस। स्टुपरस का मतलब स्टुपर है यहाँ पे, ठीक। द नर्स इंटरप्रेट विच टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। अब तुम ये देख लो कि स्टुपर और जिसमें बात ही नहीं करता, एक जगह पड़ा रह रहा था, एक बेड पे ही फीसिस यूरिन सब पास आउट कर रहा था, वो कौन से टाइप का सीजोफ्रेनिया था,
वो था कैटाटोनिक का इष्टपर सीजोफ्रेनिया। तो इसमें एकदम आंख बंद करके लगा दो, ये कौन सा है, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। तो ये 6 क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और ये मैं जो पढ़ा रही हूँ कंटेंट, ये ऐसा कंटेंट है कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ लेना, बड़ी सी बड़ी कोचिंग में पढ़ लेना, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा सारा एनक्लेक्स से बना हुआ कंटेंट है पूरा, मैं गूगल की भी हेल्प लेती हूँ। तो ये जितना मैंने सीजोफ्रेनिया पढ़ा दिया है, ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 2-3 बार, तो यहाँ से बाहर एक सिंगल क्वेश्चंस नहीं आएगा सीजोफ्रेनिया से बाहर। साइन सिम्टम्स में से और यूजेन ब्लूलर के सिम्टम्स में से यही सब पूछता है, टाइप पूछता है, और एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है, मेडिसिन्स पूछता है। तो वो सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है इसमें सीजोफ्रेनिया में। तो अगर आपको ये सारा कुछ पसंद आ रहा हो, मेहनत तो काफ़ी लग रही है क्योंकि मैं पूरी नोट्स रिटन करती हूँ फिर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं मेहनत करती रहूँगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, शेयर कीजिए और हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, और स्ट्रेस्ड होके बिल्कुल ना पढ़िए। जो बच्चे नॉर्सेट देने जा रहे हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच।